बांग्लादेश की फॉरेन सेक्रेटरी के जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि बांग्लादेश पार्ट है इंडिया की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का। मैम उन्होंने सही बात किया क्योंकि हम पाकिस्तान है वो हमारे से आज़ाद हुए थे, लेकिन मसला ये है कि हमने कभी उनको बरादराना हक ही नहीं दिया। लेकिन अब जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं उसमें रशिया की एक्सरसाइजेज हैं, इंडिया भी शरीक हो रहा है और चाइना भी शरीक हो रहा है। आज भी हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं तो कुछ सुख का सांस मिलता है, लेकिन असल में वो गले का फंदा बनकर आहिस्ता आहिस्ता कसता चला जा रहे हैं। ये कर्ज जो है हर पाकिस्तानी के कंधे के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज बनता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जयशंकर साहब जो मजे हुए डिप्लोमेट हैं, बहुत मजे हुए डिप्लोमेट हैं, नाप तोल के बोलते हैं, उन्होंने तक ये बोल दिया कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली बांग्लादेश के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ने एक बहुत बड़े स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत बांग्लादेश के फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश अचानक से भारत की इतनी गुणगान क्यों गा रहा है। तो दोस्तों बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे बांग्लादेश भारत की गुणगान गा रहा है। इसके पहले भी जब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि भारत को कैसे भी करके बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें डर है कहीं बांग्लादेश की हालत भी श्रीलंका जैसे न हो जाए। तो इसलिए अब बांग्लादेश भारत से इकोनॉमिक हेल्प की आशा कर रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि वह भारत से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बढ़ाए और साथ में बांग्लादेश भारत के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है ताकि बांग्लादेश भारत से कुछ डॉलर्स कमा सके। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं और साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें बांग्लादेश की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। आज का मेरा टॉपिक बांग्लादेश और इंडिया से रिलेटेड है। बेसिकली बांग्लादेश की फॉरेन सेक्रेटरी के जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि बांग्लादेश पार्ट है इंडिया की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का। आज इसी पर हम आवाम के रिएक्शंस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उनके रिव्यूज़ देने जा रहे हैं। अगर इससे पहले कि मैं बात करूँ, बांग्लादेश के जानिब से ये भी नारे लगाए गए, ये भी कॉमेंट्स पास किए गए कि सेव अस इंडिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो। हम समझते हैं कि इंडिया हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल यह है, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, हम इंडिया के लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहोगे? मैम उन्होंने सही बात किया क्योंकि हम पाकिस्तान है वो हमारे से आज़ाद हुए थे, लेकिन मसला ये है कि हमने कभी उनको बरादराना हक ही नहीं दिया, ना कभी हमने इंटरनेशनल फोरम पे उनके हक में कभी बात की है कि बांग्लादेश हमारा कुछ लगता है। वो मुस्लिम ममालिक और हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, अच्छे बुरे वक्त में हम उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन आज तक कभी किसी ने ना कश्मीर के मौका पे हम बात की है इंटरनेशनल लेवल पे, ना बांग्लादेश के लेवल की है बात की है। तो लिहाजा इसलिए उन्होंने ठीक कहा, अगर इंडिया उनका साथ देता है तो ठीक है। ये इसमें हमारी अपनी गलती है, हमारी पाकिस्तान की अपनी गलती। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक मुस्लिम कंट्री है ना बांग्लादेश, तो फिर इंडिया क्या इतना स्टेबल है कि हमें बार बार देखने को मिलता है कि बांग्लादेश जो है वो बार बार अपील करता है इंडिया से कि हमारी हेल्प करो? मैम वो इसलिए कहता है कि इंडिया में ना करप्शन है, लेकिन इंडियंस जो है ना, उनकी गवर्नमेंट है या आर्मी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन है, लेकिन हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है वो हमारे अवाम के बारे में नहीं सोचते। आप देख लें उनकी, अब मैं छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, उनकी जितनी भी गाड़ियों वाली कंपनियाँ हैं वो सारी उन्होंने अपनी तकरीबन 50% जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे मुंतकिल कर दी हैं, और हमें अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी का पता ही नहीं है कि मतलब उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। तो ठीक है, बांग्लादेश का हक बनता है उनको कहे और उनकी हेल्प के लिए उनको बुलाता है, तो ठीक है, इसमें क्या। अगर हम बांग्लादेश की हेल्प करें तो बांग्लादेश हमारा नाम ना ले। सही कहता है बांग्लादेश। सही कहता है बांग्लादेश। तो आपको क्या लगता है कि क्या हेल्प हो सकती है इंडिया की जानिब से बांग्लादेश? मैम उनको ये हेल्प हो सकती, जिस तरह चाइना हमारी हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली कर रहा है। हमारे जो शहरों में बड़े बड़े सी पैक बन रहा है या मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ऐसी बड़ी उनको दिफाई हेल्प भी कर सकता है। उनको पैसे डॉलर्स दे सकता है कि आप फलाने ये करो, ये काम करो। उनको पोर्ट्स बना के दे सकता है, जिस तरह हमारी ग्वादर बन रही है, कि ताकि हम इंडिया सारी ज़िंदगी या मतलब जब तक भी वो मुल्क हैं उनको अपने नीचे रख सके।
अच्छा अहमद, मेरा आज का आपसे सवाल ये है, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, हम इंडिया के लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। पहले तो आप इस स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे वो मुझे बताएं। मैं तो कहूँगा कि कुछ हद तक तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया में जो सिविलाइजेशन है ये मुसलमानों के आने से पहले तो ये पूरा खित्ता इंडियन ही था, और पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्लामिक सिविलाइजेशन और ईरानियन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, लेकिन बांग्लादेश में उतना नहीं है जितना हमारे अंदर है, और वो दे आर मच मोर इंडियन देन वी आर। उनकी जो अगर आप टेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें, बांग्ला लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है वो भी हिंदी में है, देवनागरी में है, और उसके अलावा उनका जो अब तो पाकिस्तानी फिल्मों के टाइटल भी हिंदी में आने लग गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में। हाँ, इसके मैं कुछ हद तक खिलाफ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में उस लेवल का इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं है जो बांग्लादेश में है। पाकिस्तान क्या हम किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या सफेद कपड़े नहीं पहनते? हम क्या शादियों में उनका कल्चर नहीं फॉलो करते? हमारे क्या अंदर उनके गाने नहीं फॉलो करते? हमारे अंदर काफ़ी हद तक उनका कल्चर है, लेकिन हमारे अंदर एक बैलेंस है। हमारे अंदर ईरानियन और इस्लामिक कल्चर भी है, लेकिन बंगाली कल्चर में वो बैलेंस नहीं है, वो ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स इंडिया। जैसे पाकिस्तान में केपीके चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं। यानी प्रूफ कि वो लोग ज्यादा टिल्टेड हैं टुवर्ड्स इंडियन कल्चर। मैं आई ग्रू अप इन সাউদিয়া, তো वहाँ पे আমি थोड़ा बहुत বাংলা জানে भी আমার শোনার বাংলাদেশ আমি তোমায় ভালোবাসি, और तो आई हैव एक्सपीरियंस बांग्लादेशी कल्चर फ्रॉम अ वेरी क्लोज एंगल। उनका मेकअप का तरीका, उनकी डाइटरी कल्चर, उनका खाने का कल्चर जो है, उनके कपड़ों, वो साड़ियाँ पहनती हैं उनकी औरतें मोस्टली ना, वो यहाँ पर भी वुमेन यहाँ पे तिलक लगाती हैं एज ज्वेलरी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर इकोनॉमी अगर गिर रही है तो कोई उसकी हेल्प कर रहा है तो वो उसी की तरफ जाएगी। इंडिया अगर उसकी हेल्प कर रहा है, उसको लोन दे रहा है, तो वो कहेंगे कि हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो एक मुसलमान को ये शेवा नहीं देता कि वो किसी दूसरी कंट्री को अपने ऊपर हावी होने दे। क्या इंडिया में मुसलमान नहीं है? इंडिया में मुसलमान हैं, लेकिन उनका वो कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन उनके ऊपर जो हुकूमत है वो तो मोदी की है, जो जो हिंदू है। बात सुने आप, हिंदुओं के असूलों के मुताबिक क्या मतलब वहाँ के जो मुसलमान है वो पूजा पाठ करते हैं? वहाँ के मुसलमान जैसे हम अपनी इबादत खुलेआम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। उन्हें अपनी आज़ादी से इतना से उस तरह हासिल नहीं है। वहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान है और वहाँ पर मस्जिदें मंदिरों से ज्यादा है। आप गूगल कर सकते हैं और मुझे ये बताएं कि वहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान है। अगर वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा होता तो वहाँ के मुसलमान माइग्रेट करके पाकिस्तान ना आ गए होते? मीडिया ज्यादा हाइप क्रिएट करता है, नो डाउट है, ऐसे केसेस हैं, मगर मीडिया ज्यादा हाइप क्रिएट करता है। आप अगर दोबारा सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो मुसलमान हैं वो कुछ इलाके में हैं जो यानी कि जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान हो, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदुओं की है। मेजॉरिटी वहाँ हिंदुओं की है, यानी कि गूगल का जो सर्वे है वो गलत है कि इंडिया में जो है मेजॉरिटी में मुसलमान है। नहीं, आप मेरे एंगल को गलत लेके जा रही हैं। गूगल गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ इलाकों में मुसलमान ज़्यादा हैं। वहाँ पे जैसे है ना कि यहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो मुसलमान की वहाँ पे हुकूमत। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या ज़रूरत पड़ी कि एक मुस्लिम कंट्री जो है वो ये क्लेम कर रही है कि हम पार्ट है इंडिया का? कुछ तो उनमें खासियत होगी ना कि वो पाकिस्तान की तरफ मूव नहीं किए, इंडिया की तरफ मूव कर लिया उन्होंने। आप देखेंगे बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था पहले, ठीक है, तो उनको उनके हकूक नहीं दिए गए, ऐसे हमने सुना है कि उनको हकूक नहीं मिले तो वो अलहदा हो गए हमसे। अगर पाकिस्तान उनको यानी कि इस काबिल बना दे कि हम उनकी हेल्प करें, बल्कि पाकिस्तान के पास अपने पास ही कुछ नहीं है, हम खुद दूसरों से लोन लेते हैं, तो हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं? अगर वो उधर जाना चाह रहे हैं तो उनको अपना है। लेकिन अब जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं उसमें रशिया की एक्सरसाइजेज हैं, इंडिया भी शरीक हो रहा है और चाइना भी शरीक हो रहा है। अब है कि फौजी मशकों में, अच्छा फौजी मशकें रशिया किसके खिलाफ कर रहा है? जाहिर है उसका दुश्मन जो है वेस्ट है और अमेरिका है, उनके खिलाफ एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह से इंडिया जो है वो जो मैंने फिर कहा कि ये एससीओ की, अच्छा क्वाड भी वहीं पे है। क्वाड का जो मकसद है वो चाइना और रशिया का जो खासतौर पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस उस तरफ बढ़ रहा है दोनों का, उसको रोकना है। तो उनमें अब एक RIC फोरम भी है जो कि रशिया इंडिया चाइना फोरम है, एक ब्रिक्स है जिसमें जाहिर है कि चाइना और इंडिया और रशिया एक साथ हैं, फिर क्वाड है, फिर एक जो है ये एससीओ के अंदर क्या मीटिंग होती, फिर दोबारा वही बात कि क्या मीटिंग होती है नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रीमियर शी के साथ और शहबाज शरीफ का, वो अपनी जगह पे अटका हुआ है।
और ये जो एक्सरसाइज शुरू हो रही हैं इसमें इन्हें क्या चलेगी 5 सितंबर तक रहेंगी और फिर थोड़े से दिन आएंगे और उसके बाद वो एससीओ की समिट हो जाएगी शुरू। तो इसमें अब ये इतनी पेचीदा डिप्लोमेसी और इतने तेज हालात हो गए हैं पूरी दुनिया के कि मैं उसमें मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक तो पहले माशी क्राइसिस था, पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ने जा रही हैं अगले महीने के पहले 15 दिन में 20 रुपए शायद बढ़ाने जा रहे हैं दोबारा। मुझे नहीं पता कि क्या, अब तो इंटरेस्ट भी नहीं लोगों का, पूछना भी बेकार है कि भी क्यों बढ़ाएंगे क्या करेंगे, कोई समरी शायद जाएगी। चाइना के साथ एक और बहुत बड़ी बात है, हम लोग कहते हैं भारत में लक्ष्मण रेखा कहते हैं, यानी कि उसकी कहानी बहुत लंबी है लक्ष्मण रेखा की, लेकिन आपको आसान शब्दों में बता दूं कि एक लकीर होती है जो किसी रिश्ते में पार नहीं करनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में, वो दोस्ती का हो, दुश्मनी का हो, बिजनेस का हो, छोटे बड़े का हो, एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लाइन होती है। चाइना ने वो लाइन पार कर दी। तो यहाँ पे आप देखिए जयशंकर साहब जो मजे हुए डिप्लोमेट हैं, बहुत मजे हुए डिप्लोमेट हैं, नाप तोल के बोलते हैं, उन्होंने तक ये बोल दिया कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये बोले तो बहुत बड़ी बात है। और सर क्योंकि दो भारत जगहों पे में- गालिबन ये जी। बात की, एक ब्राजील में और एक गालिबन किसी और कंट्री में, कहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि 2 जगहों पे उन्होंने, आई थिंक पैरागुए गए थे, कहाँ गए थे वो, तो वहां पे भी शायद बात करी है, मुझे याद नहीं ठीक से, जी जी लेकिन साउथ अमेरिका का उनका टूर था। तो जी, जी। फकर साहब ये बात है कि भारत को ये एहसास हो गया है कि चाइना का आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद मुकाबला करना पड़ेगा। ये है, ये होने वाला है ये, और मुकाबला सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, ये डिप्लोमेसी में होगा, ये इकोनॉमिक्स में हाँ। होगा, ये पॉलिटिक्स में होगा, ये पूरे तरफ से होगा, ये एजुकेशन में होगा, ये बिल्कुल। हर जगह मुकाबला होगा चाइना से। और हम उससे बच नहीं सकते, दुनिया उससे बच नहीं सकती। ये 2 हाथियों की लड़ाई है, ये होने वाली है, ये होगी। और उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है, और सिर्फ भारत मिलिट्री की तैयारी नहीं कर रहा, भारत पूरे और चीजों की, अपने सप्लाई चेन की तैयारी कर रहा है। भारत सबकी, अभी खबर आई थी कि इस बार एप्पल का जो आईफोन 14 है जी जी, वो इंडिया में बनेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेटेस्ट जो अभी उनका सेट आने वाला जी। सितंबर में। हाँ, सितंबर में वो भारत में बनेगा। चेन्नई, तमिलनाडु है, एक राज्य है चेन्नई, तमिलनाडु, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, पहले मद्रास जी, जी। बोलते थे। जी तो जी, उसके पास उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहां से एप्पल के और भी हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं